देखो फोर्थ यूनिट का थर्ड यूनिट का जो फिफ्थ चैप्टर है, मैं ले ली फिफ्थ चैप्टर है, उसमें हम करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स मतलब साफ दिखाई दे रहा है ना? शाबाश। तो इसमें मैग्नेटिक एलिमेंट जो है वो जिस तरह हमारी क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, कोई तो कहने से पढ़ लेता है, कोई थोड़ा सा डरा धमका के पढ़ता है, और कोई जो है ना कुछ भी कहने से भी नहीं पढ़ता, मोटिवेट करने से भी नहीं पढ़ता। तो इसी तरह मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स को क्या किया जाता है कि जब मैग्नेटिक एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज होते हैं, और वो मैग्नेटाइज होते हैं तो कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा आ जाती है एक साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिज्म आती है लेकिन थोड़ी आती है, और कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिज्म आती ही नहीं। तो इस प्रकार तीन टाइप के मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो तीन टाइप के एलिमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इसको H से तो रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड up to which a magnetic field can magnetize the material। मैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेटाइज होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते वो तो कैसे मैग्नेटाइज होंगे। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। जैसे क्लास के अंदर कोई टीचर है तो वो बता सकता है, टीचर बता सकता है 100 बातें। एक टॉपिक के ऊपर अगर टीचर ने 100 बातें बतानी है तो वो 100 बातें बताएगा टीचर, मैक्सिमम 100 बातें बता सकता है। तो ये समझो कि फील्ड स्ट्रेंथ है कि 100 बातें जो हैं, 100 मैग्नेटिक लाइन्स हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी रीजन में से 100 मैग्नेटिक लाइन पास हो रही हैं। तो मैक्सिमम किसी टॉपिक के ऊपर अगर कोई टीचर जो है वो 100 बातें क्लियर कर सकता है तो समझो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी, कि मैक्सिमम जो है ना 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 पॉइंट है किसी भी टॉपिक के, कोई टीचर बता सकता है। हो सकता है कोई कम ज़्यादा बता दे, लेकिन जो टीचर प्रेजेंटली तुम्हें पढ़ा रहा है मान लो क्लास में, अगर उसने उस टॉपिक के ऊपर 100 बातें डिस्कस की हैं एक टॉपिक की, तो समझो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है। इसी तरह मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये उसकी फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें से मैक्सिमम कितनी लाइनें जो है पास हो सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये 100 लाइनें थी, ये मैग्नेटिक लाइन्स है, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइन 100 पास हो सकती है। इसकी परमिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो अगली बात आएगी वो इसी के ऊपर होगी। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एच, वो होती है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी एच की। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका मतलब होता है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में से
कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो पास हो सकती हैं, मतलब वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। टीचर ने तो 100 बातें बताई हैं, लेकिन बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो 100 की 100 बातें सीखते हैं या 50 सीखते हैं या 40 सीखते हैं या एक भी नहीं सीखते। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन थी, मैग्नेटाइजिंग जो कर रहा था, मैग्नेटाइज कर रहा था, उसकी तो लाइंस थी 100, और मटेरियल जब उसमें रखने के बाद उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, कितनी पास नहीं हो सकती हैं। तो जितनी लाइनें उसमें से पास हो जाएंगी उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब बी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। ये हो गया हमारे पास, इसकी यूनिट होती है, वैसे तो होती है टेस्ला। स्पेशल यूनिट जो पहले 3 पार्ट से हम कर रहे हैं, टेस्ला होती है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 100 बातें टीचर ने बताई हैं, अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी आ रही है उसको। इसी के ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर। परमेबिलिटी जो हमने बताया था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बताएगा कि कितनी परसेंटेज जो है मैग्नेटिक फील्ड की उस मटेरियल में से पास हो सकती है। मतलब B इज इक्वल टू म्यू नोट एच। वैक्यूम के लिए म्यू नोट लिया जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि H का इतना परसेंट जो है वो किस में, उस मटेरियल में से पास हो सकता है। मतलब 100 लाइनें हैं तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी अगर 70 है तो इसका मतलब 70% मैग्नेटिक लाइंस जो है उस मटेरियल में से पास हो सकती है। मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताएगी कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल में से लगभग कितनी लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारे पास किसका, B और H का रिलेशन, B इज इक्वल टू म्यू नोट H। इसी तरह एक होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे को, हमने ये तो पता है कि टीचर ने 100 बातें बताई हैं, उसमें से 70 बातें जो हैं बच्चे के दिमाग में आ गई, लेकिन वो 70 बातें जो हैं वो कैसे आई है। एक तो जैसे टीचर ने डिस्कस किया क्लास में वैसे ही आ गई, या फिर वह उसने घर जाके रिवाइज किया तब आई है, या फिर उसने दोबारा रिवाइज किया तब आई है, या फिर उसने जो उस टॉपिक की 70 बातें हैं अगले दिन जो है टीचर की डांट फटकार खा के फिर समझ में आई है। तो वो होती है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि अगला हमारा जो डेफिनेशन है भाई वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द एक्सटेंट ऑफ द इजनेस विद विच ए मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज। मतलब हमने बताया था कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको टीचर की 10 बातें समझ में, 10 में से 5 बातें समझ में आती हैं, 7 बातें समझ में आती हैं। तो किसी को तो फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाती हैं, किसी को घर जाके रिवाइज करने से समझ में आएंगी, किसी को दूसरी बार रिवाइज करने से आती हैं, या फिर उसको डांट फटकार से आती हैं। तो जिसको जितनी आसानी से ये बातें समझ में आ जाती हैं वही उतनी ही जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब जिस मैग्नेटिक मटेरियल में से जितनी आसानी से मैग्नेटिक लाइंस पास हो जाएं, चाहे वो कितनी हो, अब कितनी पास होनी है ये डिपेंड करता है परमिटिविटी पर, लेकिन कितनी आसानी से पास होती हैं ये डिपेंड करता है ससेप्टिबिलिटी पर। तो ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और अगला है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ परमिशन, एक्सटेंट ऑफ ए परमिशन टू allow the
पासेज ऑफ ए पास होना, पासेज ऑफ ए मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम ए मटेरियल, फ्रॉम ए मैग्नेटिक मटेरियल, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में से कितनी लाइनें पास होंगी, कितनी लाइंस की पासेज की उसको परमिशन मिलती है। मतलब 100 में से 100 लाइनों में से 60 की परमिशन मिलती है, 70 की परमिशन मिलती है, 80 की मिलती है, 50 की मिलती है, 1 की भी नहीं मिलती, तो वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। और इतनी लाइन पास होने को कितनी आसानी से मिलती है, वो ससेप्टिबिलिटी होती है। तो इस प्रकार ये दो होगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू वैक्यूम के लिए म्यू नोट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 होती है। और यूनिट हो जाएगी, हम निकालते हैं टेस्ला से, टेस्ला और मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। किसी भी मीडियम के लिए म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मीडियम की परमिटिविटी और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वैक्यूम की परमिबिलिटी के बीच में, तो ये रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मतलब इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है या म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये म्यू बाई म्यू नोट हो जाता है। मतलब मीडियम बटे वैक्यूम, मेटेरियल अपॉन वैक्यूम, K से, इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है ये दोनों। तो इसका मतलब ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है हमारे पास जिसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाती है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल आ जाती है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई है, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मटेरियल जो है पहले उसमें मैग्नेट नहीं होती, लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल है, फिर जब उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आई है, उसमें कितना उसका वॉल्यूम था, तो यूनिट वॉल्यूम की निकालनी होती है। यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट निकालनी पड़े हमने तो हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब पहले पार्ट से हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट निकाली थी एम्पियर मीटर, यानी कि करंट इनटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम्पियर मीटर, इसका मतलब एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इसमें हमने एच की जो यूनिट बताई थी भाई, एच बताया था हमने, एम्पियर मीटर की यूनिट जो है ना वो थोड़ी सी गलत बता दी गई। इसकी यूनिट जो है वो
एच के इक्वलेंट होती है, मतलब एच की यूनिट भी हमारी एम्पियर मीटर इनवर्स होती है और इसकी यूनिट भी जो है वो एम्पियर मीटर इनवर्स है। तो ये उसके इक्वलेंट होती है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वाली ही यूनिट होती है इसकी भी और एच की भी। इसलिए ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसको हम I/H से रिप्रेजेंट करते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कितनी मैग्नेटिक मोमेंट आई और कितने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से आई, कितनी में फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, एलिमेंट में कितनी मैग्नेटिक मोमेंट आई है, उसको दोनों को जो है दोनों का जो रेशियो होता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। इसको XCI जाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जाई इज इक्वल टू I/H, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये दोनों क्वांटिटी सेम होती हैं। तो जो H की यूनिट हमने एम्पियर मीटर बताई है उसको करेक्ट करेंगे हम एम्पियर मीटर इनवर्स। शायद एम्पियर मीटर बताई होगी तो इसको हम एम्पियर मीटर इनवर्स कर लेंगे भाई। अब हमने रिलेशन निकालना है I और H के बीच का रिलेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन, I और H का रिलेशन तो ससेप्टिबिलिटी होती है। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मान लिया कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमने यहाँ रख दिया। आर्टिकल है हमारा रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमने रिलेशन करवाना भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। तो उसके लिए हमने मान लिया कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख दिया जिसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो H है। वैक्यूम के अंदर इसका मैग्नेटिक इंडक्शन इस फील्ड का B0 है, लेकिन ये H इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि यहाँ तक ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैक्सिमम मैग्नेटाइज कर सकता है। तो जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इस मटेरियल का आएगा, मतलब इसको हम मैग्नेट बना के जब बाहर रखेंगे कहीं पर भी, इसको मैग्नेटाइज करके जब बाहर रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि जितनी मैग्नेटिक लाइन मतलब इसमें से पास होंगे, जैसे मान लीजिए बाहर मैग्नेट ही बना दी हमने इसकी, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन जो है जितनी भी बाहर पास हो रही है सारी, वो सारी लाइनें मिला के जो है उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसके अंदर और इसके बाहर। तो जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इस मेटेरियल का वो बोला जाएगा B इज इक्वल टू B0 प्लस BM, यानी कि वैक्यूम का, इसके बाहर का और इनसाइड द मटेरियल जितनी लाइनें पास हो रही है दोनों में फ़र्क हो। तो B0 प्लस BM। अब B0 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अगर देखते हैं तो डिपेंड करता है इसकी परमिटिविटी के ऊपर। ये तो हो गया हमारे पास μH के बराबर। यहाँ देखते हैं तो ये करेगा हमारे पास μ0 H के बराबर, और ये मटेरियल वाला डिपेंड करेगा उसकी ससेप्टिबिलिटी यानी कि मैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी, यानी कि μ0 I के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है H को हम बाहर निकालते हैं। H को जब हम बाहर निकालें हम यहाँ से, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास μ0, और ये हो जाएगा μ0 I/H। पहले हमने H को यहाँ से बाहर निकाला, तो ये हो गया हमारे पास। ये समझ में आया कि वैक्यूम का है, ये मटेरियल का है, और ये है हमारे पास नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेट तो आएगा अकॉर्डिंग टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये आएगा वैक्यूम की परमिटिविटी, और ये इसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन आ रही है मटेरियल के अंदर वो लिया जाएगा ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया
म्यू नोट, तो यहाँ से हम म्यू नोट भी कॉमन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एक बार रखेंगे म्यू, ये हो जाएगा म्यू नोट और ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट इंटू जाई, ये होगी ससेप्टिबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम म्यू नोट को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा म्यू बाई म्यू नोट इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और म्यू बाई म्यू नोट जो होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 प्लस जाई, ये इसको लिखेंगे के इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ये रिलेशन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर जो है हमें हर एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के लिए ये बताना पड़ेगा कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है और इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है उनकी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर उनकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, मान लिया कि 0.5 है, तो 0.5 ग्रेटर देन 0 होता है, ससेप्टिबिलिटी है उसकी 0.5, तो इसका मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 1 प्लस 0.5, यानी कि K इज इक्वल टू हो गया 1.5। तो उसकी प्रॉपर्टी में ऐसे बताया जाएगा पैरामैग्नेटिक में कि दीज मटेरियल्स हैव ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी स्मॉल होगी, एंड उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 बताया जाएगा, क्योंकि 0.5 में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये 1.5 हो गया। अगर बात करते हैं डायमैग्नेटिक्स की, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो अपोजिटली मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए उनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि लेस देन 0। मान लें इसकी होगी -0.5। जो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें दिखाएं कि ससेप्टिबिलिटी कितनी है, तो डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी होती है -0.5। मान लिया होती नहीं है, ये लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव का मतलब 0 से कम, तो -0.5 ले लिया। तो इसलिए अगर इस रिलेशन में रखें K इज इक्वल टू 1 प्लस जाई, तो उस केस में K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और जाई की जगह कर दिया हमने -0.5, तो इसका आंसर आएगा 0.5, यानी कि K लेस देन 1। तो उसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कैसी होती है, नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, देयरफॉर देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेस देन 1। ऐसे इस प्रकार जो है हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं K इज इक्वल टू 1 प्लस जाई का। तो ये तो थे जो ज़रूरी टर्म्स थी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।